बालाजी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के बीए थर्ड ईयर एग्जामिनेशन 2026 के हिंदी लिटरेचर यानी हिंदी साहित्य के पेपर कोड HD06 हिंदी भाषा एवं प्रयोजन मूलक हिंदी की क्लास 01 में महत्व प्रश्न उत्तर और मॉडल पेपर देखने वाले हैं। इस पेपर की एग्जाम डेट 24 अगस्त 2026 है। इस वीडियो में हम खंड अ, खंड ब और खंड स के सभी प्रश्नों और उनके उत्तरों को पूरा देखेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। खंड अ, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न एक, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, राजस्थान की प्रमुख बोलियों के नाम लिखिए। उत्तर, राजस्थान की प्रमुख बोलियां हैं मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मालवी बागड़ी, मेवाती तथा शेखावाटी। दूसरा, हिंदी की प्रमुख बोलियां कौन सी हैं? उत्तर, हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी, बुंदेली, बघेली, हरियाणवी, राजस्थानी तथा खड़ी बोली आदि। तीसरा, प्रयोजन परक हिंदी क्या है? उत्तर, किसी विशेष कार्य, उद्देश्य या क्षेत्र में व्यावहारिक रूप से प्रयुक्त हिंदी को प्रयोजन परक हिंदी कहते हैं, जैसे कार्यालयी, वैज्ञानिक, तकनीकी, व्यापारिक और पत्रकारिता की हिंदी। चौथा, सामान्य हिंदी साहित्यिक हिंदी से कैसे अलग है? उत्तर, सामान्य हिंदी का प्रयोग दैनिक जीवन में सरल एवं सहज संचार के लिए होता है, जबकि साहित्यिक हिंदी में भाव, कल्पना, सौंदर्य, शैली और कलात्मक अभिव्यक्ति को अधिक महत्व दिया जाता है। पांचवा, मातृभाषा किसे कहते हैं? उत्तर, व्यक्ति अपने परिवार और परिवेश से बचपन में जिस भाषा को स्वाभाविक रूप से सीखता है उसे उसकी मातृभाषा कहते हैं। छठा, पल्लवन किसे कहते हैं? उत्तर, किसी संक्षिप्त कथन, सूत्र या विचार को उसके मूल भाव को बनाए रखते हुए विस्तार पूर्वक स्पष्ट करना पल्लवन कहलाता है। सातवां, विज्ञापन के 4 प्रकार बताइए। उत्तर, विज्ञापन के 4 प्रमुख प्रकार हैं: व्यावसायिक विज्ञापन, सामाजिक विज्ञापन, सरकारी विज्ञापन और वर्गीकृत विज्ञापन। अब हम बढ़ते हैं खंड ब की ओर। खंड ब, लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 2, ब्रज भाषा का संक्षिप्त परिचय दीजिए। उत्तर, ब्रज भाषा हिंदी की प्रमुख पश्चिमी हिंदी बोलियों में से एक है। इसका प्रमुख क्षेत्र उत्तर प्रदेश का मथुरा, वृंदावन, आगरा, अलीगढ़ तथा इनके आसपास के क्षेत्र हैं। राजस्थान के भरतपुर और धौलपुर आदि क्षेत्रों में भी ब्रज भाषा का प्रभाव दिखाई देता है। ब्रज भाषा का हिंदी साहित्य के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। मध्यकाल में यह विशेष रूप से कृष्ण भक्ति काव्य की प्रमुख भाषा बनी। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं, प्रेम और भक्ति का अत्यंत सुंदर चित्रण ब्रज भाषा में हुआ है। सूरदास ब्रज भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवियों में माने जाते हैं। उनकी रचनाओं में ब्रज भाषा की मधुरता, सरलता और भावात्मकता स्पष्ट दिखाई देती है। इसके अतिरिक्त रस खान, बिहारी तथा घनानंद जैसे कवियों ने भी ब्रज भाषा को समृद्ध किया। ब्रज भाषा की सबसे बड़ी विशेषता इसकी मधुरता और भावाभिव्यक्ति की क्षमता है। इसमें श्रृंगार और भक्ति रस की अभिव्यक्ति अत्यंत प्रभावशाली ढंग से होती है। ब्रज भाषा में लोक जीवन और सांस्कृतिक परंपराओं की भी सुंदर अभिव्यक्ति मिलती है। इस प्रकार ब्रज भाषा केवल एक क्षेत्रीय बोली नहीं है, बल्कि हिंदी साहित्य की समृद्ध काव्य परंपरा की प्रमुख भाषा रही है। प्रश्न 3, हाड़ौती भाषा व बोली का परिचय दीजिए। उत्तर, हाड़ौती राजस्थान की प्रमुख क्षेत्रीय बोलियों में से एक है। इसका नाम राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र के नाम पर पड़ा है। हाड़ौती का प्रमुख क्षेत्र कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ जिलों में माना जाता है। इसके आसपास के क्षेत्रों में भी इसका प्रयोग देखने को मिलता है। हाड़ौती का संबंध राजस्थानी भाषा परिवार से है। इसमें राजस्थानी के साथ साथ हिंदी और आसपास की अन्य बोलियों के शब्द भी पाए जाते हैं। हाड़ौती का प्रयोग ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में दैनिक बातचीत के लिए किया जाता है। हाड़ौती की अपनी विशिष्ट शब्दावली, उच्चारण और वाक्य विन्यास है। इसकी भाषा में सरलता, सहजता तथा लोकजीवन की स्पष्ट झलक मिलती है।
लोकगीत, लोक कथाएं, कहावतें और लोक साहित्य हाड़ौती की सांस्कृतिक विशेषताओं को व्यक्त करते हैं। हाड़ौती क्षेत्र की लोक संस्कृति, रीति रिवाज, त्योहार, सामाजिक जीवन और भावनाओं को समझने में इस बोली की महत्वपूर्ण भूमिका है। आधुनिक समय में हाड़ौती का प्रयोग साहित्य, लोकगीत, रंगमंच, हास्य व्यंग्य तथा सामाजिक माध्यमों में भी बढ़ रहा है। हाड़ौती केवल संचार का माध्यम नहीं है, बल्कि ये हाड़ौती क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान और लोक परंपरा का महत्वपूर्ण आधार है। प्रश्न 4, भावानुवाद व सारानुवाद में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, अनुवाद का उद्देश्य किसी भाषा में व्यक्त विचारों को दूसरी भाषा में इस प्रकार प्रस्तुत करना है कि मूल भाव और अर्थ पाठक तक पहुंच सके। भावानुवाद और सारानुवाद अनुवाद की दो महत्वपूर्ण विधियां हैं। भावानुवाद में मूल रचना के शब्दों की अपेक्षा उसके भाव और आशय को अधिक महत्व दिया जाता है। अनुवादक मूल लेखक के विचार, भावना और उद्देश्य को समझकर उसे लक्ष्य भाषा में स्वाभाविक ढंग से प्रस्तुत करता है। इसमें शब्दशः अनुवाद आवश्यक नहीं होता। इसके विपरीत सारानुवाद में किसी विस्तृत सामग्री के मुख्य विचारों को संक्षेप में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें मूल सामग्री की सभी बातें प्रस्तुत नहीं की जाती, बल्कि केवल आवश्यक और प्रमुख विचारों को रखा जाता है। दोनों में मुख्य अंतर यह है कि भावानुवाद का लक्ष्य मूल भाव को सुरक्षित रखना है, जबकि सारानुवाद का लक्ष्य मूल सामग्री को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना है। उदाहरण के लिए, किसी कविता को उसके मूल भाव और अनुभूति के साथ दूसरी भाषा में प्रस्तुत करना भावानुवाद है। वहीं किसी लंबे लेख के मुख्य विचारों को थोड़े शब्दों में प्रस्तुत करना सारानुवाद कहलाता है। इस प्रकार दोनों अनुवाद विधियां अलग-अलग उद्देश्यों की पूर्ति करती हैं। प्रश्न 5, पत्रकारिता में प्रयोजन मूलक हिंदी का क्या महत्व है? उत्तर, पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य समाचार, विचार और सूचनाओं को जनता तक शीघ्र, स्पष्ट और प्रभावी ढंग से पहुंचाना है। इस कार्य में प्रयोजन मूलक हिंदी का विशेष महत्व है। पत्रकारिता में भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसे सामान्य पाठक आसानी से समझ सके। इसलिए पत्रकारिता की हिंदी सरल, स्पष्ट, संक्षिप्त और प्रभावशाली होती है। समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविजन तथा डिजिटल मीडिया में प्रयोजन मूलक हिंदी का व्यापक प्रयोग होता है। पत्रकारिता में भाषा का प्रयोग केवल सूचना देने के लिए नहीं, बल्कि जनमत निर्माण के लिए भी किया जाता है। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और वैज्ञानिक विषयों को जनता तक पहुंचाने में हिंदी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रयोजन मूलक हिंदी पत्रकार को कम शब्दों में अधिक जानकारी देने की क्षमता प्रदान करती है। समाचारों में अनावश्यक कठिन शब्दों और लंबे वाक्यों से कर स्पष्ट भाषा का प्रयोग किया जाता है। आज डिजिटल पत्रकारिता और सोशल मीडिया के विस्तार के कारण प्रयोजन मूल हिंदी का महत्व और बढ़ गया है। इंटरनेट पर हिंदी समाचार और सामग्री करोड़ों लोगों तक पहुंच रही है। इस प्रकार पत्रकारिता में प्रयोजन मूलक हिंदी सूचना, संचार, जन जागरूकता और जनमत निर्माण का प्रभावी माध्यम है। प्रश्न 6, बैठक कार्यवाही विवरण किसे कहते हैं? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, किसी संस्था, समिति, कार्यालय या संगठन की बैठक में होने वाली चर्चा, लिए निर्णय तथा अन्य महत्वपूर्ण बातों को क्रमबद्ध रूप से लिखित रूप में दर्ज करना बैठक कार्यवाही विवरण कहलाता है। बैठक कार्यवाही विवरण में सामान्यतः बैठक की तारीख, समय, स्थान, अध्यक्ष का नाम, उपस्थित सदस्यों का विवरण तथा बैठक में चर्चा किए गए विषयों का उल्लेख किया जाता है। इसके बाद प्रत्येक विषय पर हुई चर्चा और लिए गए निर्णयों को स्पष्ट रूप से लिखा जाता है। कार्यवाही विवरण का उद्देश्य बैठक में लिए गए निर्णयों का स्थायी रिकॉर्ड रखना है। भविष्य में किसी निर्णय की जानकारी प्राप्त करने के लिए इसी विवरण का उपयोग किया जाता है। एक अच्छे कार्यवाही विवरण की भाषा स्पष्ट, संक्षिप्त, निष्पक्ष और औपचारिक होनी चाहिए। इसमें व्यक्तिगत विचारों या अनावश्यक बातों को शामिल नहीं किया जाता। कार्यवाही विवरण के अंत में आवश्यकता अनुसार अध्यक्ष या संबंधित अधिकारी के हस्ताक्षर किए जाते हैं। कार्यालयों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, समितियों और सरकारी संस्थाओं में इसका विशेष महत्व है।
इस प्रकार बैठक कार्यवाही विवरण किसी संस्था की प्रशासनिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण दस्तावेज है। प्रश्न 7, राजभाषा हिंदी का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। उत्तर, भारत एक बहुभाषी देश है। प्रशासनिक कार्यों को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए संविधान में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 3 और 3 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और उसकी लिपि देवनागरी है। राजभाषा का प्रयोग मुख्यतः सरकारी कार्यालयों, प्रशासनिक कार्यों, सरकारी पत्राचार तथा विभिन्न आधिकारिक कार्यों में किया जाता है। राजभाषा हिंदी का उद्देश्य प्रशासन और जनता के बीच संचार को सरल एवं प्रभावी बनाना है। राजभाषा हिंदी का स्वरूप साहित्यिक हिंदी से कुछ अलग है। इसमें सरल, स्पष्ट, निश्चित और प्रशासनिक शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। सरकारी आदेश, अधिसूचना, पत्र, रिपोर्ट, कार्यालय ज्ञापन आदि इसके प्रमुख रूप हैं। हिंदी को राजभाषा के रूप में विकसित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अनेक प्रयास किए गए हैं। सरकारी कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाता है और राजभाषा प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इस प्रकार राजभाषा हिंदी भारत की प्रशासनिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और सरकार तथा जनता के बीच संपर्क स्थापित करने का प्रभावी माध्यम है। प्रश्न 8, व्यापार के क्षेत्र में हिंदी का क्या महत्व है? उत्तर, भारत में हिंदी व्यापक रूप से समझी और बोली जाती है। इसलिए व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में हिंदी का बहुत महत्व है। व्यापारी और ग्राहक के बीच प्रभावी संवाद स्थापित करने में हिंदी उपयोगी माध्यम है। विज्ञापन, बिक्री, प्रचार, ग्राहक सेवा, बाजार अनुसंधान और व्यापारिक संचार में हिंदी का प्रयोग तेजी से बढ़ रहा है। किसी उत्पाद की जानकारी यदि ग्राहक की सरल भाषा में दी जाए तो वह उसे आसानी से समझ सकता है और उत्पाद के प्रति विश्वास विकसित होता है। भारत के हिंदी भाषी क्षेत्रों में व्यापारिक गतिविधियों के लिए हिंदी अत्यंत उपयोगी है। दुकानदार, ग्राहक, कर्मचारी और व्यापारी आपसी बातचीत में हिंदी का व्यापक प्रयोग करते हैं। टेलीविजन, रेडियो, इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से हिंदी में किए विज्ञापन बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचते हैं। इससे कंपनियों को अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार करने में सुविधा होती है। ई कॉमर्स के बढ़ते प्रभाव के कारण हिंदी में उत्पाद विवरण और ग्राहक सहायता भी महत्वपूर्ण हो गई है। इससे हिंदी भाषी ग्राहकों को डिजिटल व्यापार से जोड़ने में मदद मिलती है। इस प्रकार हिंदी व्यापार के क्षेत्र में ग्राहक संपर्क, विज्ञापन, प्रचार और बाजार विस्तार का प्रभावी माध्यम है। प्रश्न 9, क्या सोशल मीडिया संचार का माध्यम है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, हाँ, सोशल मीडिया आधुनिक युग में संचार का अत्यंत प्रभावशाली माध्यम है। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब आदि माध्यमों ने लोगों के बीच सूचना और विचारों के आदान प्रदान को बहुत आसान बना दिया है। सोशल मीडिया के माध्यम से व्यक्ति कुछ ही क्षणों में अपनी बात हजारों या लाखों लोगों तक पहुंचा सकता है। इसमें पाठ, फोटो, वीडियो और ऑडियो के माध्यम से संचार किया जाता है। इसके कारण संचार अधिक तेज और व्यापक हो गया है। सोशल मीडिया का उपयोग शिक्षा, व्यापार, पत्रकारिता, मनोरंजन और जन जागरूकता के लिए भी किया जाता है। हिंदी सहित अनेक भारतीय भाषाओं में सोशल मीडिया सामग्री उपलब्ध होने से क्षेत्रीय भाषाओं का प्रसार भी बढ़ा है। हालांकि सोशल मीडिया के कुछ नकारात्मक पक्ष भी हैं। गलत सूचना, फर्जी समाचार और भ्रामक सामग्री तेजी से फैल सकती है। इसलिए सोशल मीडिया का प्रयोग करते समय सूचना की सत्यता की जांच करना आवश्यक है। इस प्रकार सोशल मीडिया आज के समय का तेज, व्यापक और प्रभावी संचार माध्यम है, लेकिन इसका उपयोग जिम्मेदारी और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं खंड स की ओर। खंड स, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 10, देवनागरी लिपि के विकास क्रम को स्पष्ट करते हुए उसकी विशेषता स्पष्ट कीजिए। उत्तर, देवनागरी भारत की प्रमुख लिपियों में से एक है। हिंदी के अतिरिक्त संस्कृत, मराठी और नेपाली आदि भाषाओं को लिखने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। देवनागरी का विकास भारतीयों की प्राचीन परंपरा से हुआ है। देवनागरी के विकास क्रम को समझने के लिए ब्राह्मी लिपि का उल्लेख आवश्यक है।
भारतीय लिपियों की विकास परंपरा में ब्राह्मी का महत्वपूर्ण स्थान है। समय के साथ ब्राह्मी से विभिन्न लिपियों का विकास हुआ। गुप्त काल में ब्राह्मी के रूप में परिवर्तन आया और आगे चलकर कुटिल तथा नागरी लिपि का विकास हुआ। नागरी के विकसित रूप से देवनागरी लिपि का वर्तमान स्वरूप सामने आया। देवनागरी शब्द का संबंगरी से माना जाता है। मध्यकाल में इसका प्रयोग बढ़ा और आधुनिक काल में हिंदी के विकास के साथ देवनागरी का व्यापक प्रसार हुआ। देवनागरी की अनेक विशेषताएं हैं। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित वर्णमाला है। इसमें स्वर और व्यंजन का क्रम व्यवस्थित है। देवनागरी में लिखे शब्दों का उच्चारण सामान्यतः उनके लिखित रूप के निकट होता है। इसकी दूसरी विशेषता यह है कि अक्षरों के ऊपर एक शिरोरेखा होती है जो शब्दों को एक साथ जोड़ती है। देवनागरी में स्वर स्वतंत्र रूप में भी लिखे जाते हैं और व्यंजनों के साथ मात्रा के रूप में भी प्रयुक्त होते हैं। देवनागरी में ध्वनियों को व्यक्त करने की क्षमता अच्छी है। इसमें अल्पप्राण, महाप्राण, घोष, अघोष तथा विभिन्न उच्चारण स्थलों के आधार पर व्यंजनों का क्रम मिलता है। आज कंप्यूटर, मोबाइल और इंटरनेट के विकास के साथ देवनागरी का डिजिटल रूप भी अत्यंत विकसित हो चुका है। यूनिकोड के कारण देवनागरी में डिजिटल लेखन और संचार सरल हुआ है। अतः देवनागरी एक वैज्ञानिक, व्यवस्थित, समृद्ध और आधुनिक तकनीक के अनुकूल लिपि है जिसने हिंदी भाषा के विकास और प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रश्न 11। अनुवादक की योग्यता और उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। उत्तर। अनुवाद दो भाषाओं और दो संस्कृतियों के बीच सेतु का कार्य करता है। किसी भाषा में व्यक्त विचार, भाव और जानकारी को दूसरी भाषा में उचित रूप से प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति अनुवादक कहलाता है। एक अच्छे अनुवाद के लिए अनुवादक में अनेक योग्यताओं और विशेषताओं का होना आवश्यक है। सबसे पहली योग्यता स्रोत भाषा का अच्छा ज्ञान है। अनुवादक को मूल भाषा के शब्दों, व्याकरण, वाक्य विन्यास, मुहावरों और भावों की अच्छी समझ होनी चाहिए। इसके साथ साथ लक्ष्य भाषा पर भी उसका पूर्ण अधिकार होना आवश्यक है। अनुवादक को विषय का ज्ञान भी होना चाहिए। वैज्ञानिक, कानूनी, तकनीकी, साहित्यिक या प्रशासनिक सामग्री का अनुवाद करते समय संबंधित क्षेत्र की शब्दावली और अवधारणाओं को समझना आवश्यक है। एक अच्छे अनुवादक में अर्थ ग्रहण करने की क्षमता होनी चाहिए। उसे मूल लेखक के वास्तविक उद्देश्य और भाव को समझकर लक्ष्य भाषा में स्वाभाविक ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए। अनुवादक में भाषिक संवेदनशीलता, धैर्य, एकाग्रता और शोध करने की क्षमता भी आवश्यक है। उसे शब्दकोश, संदर्भ ग्रंथ और आधुनिक डिजिटल साधनों का उचित उपयोग करना आना चाहिए। अनुवादक को मूल पाठ के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। उसे अपनी ओर से अनावश्यक विचार जोड़ने या मूल अर्थ को बदलने से बचना चाहिए। साथ ही लक्ष्य भाषा में अनुवाद इतना सहज होना चाहिए कि वह अनुवाद जैसा कृत्रिम न लगे। साहित्यिक अनुवाद में अनुवादक को लेखक की शैली, भाव और सौंदर्य को बनाए रखने की विशेष क्षमता चाहिए। तकनीकी और प्रशासनिक अनुवाद में सटीकता और स्पष्टता अधिक महत्वपूर्ण होती है। इस प्रकार एक सफल अनुवादक में भाषा ज्ञान, विषय ज्ञान, अर्थ ग्रहण करने की क्षमता, अभिव्यक्ति कौशल, निष्पक्षता, शोध क्षमता और सांस्कृतिक समझ का होना आवश्यक है। प्रश्न 12। संविधान में हिंदी को लेकर क्या प्रयास किए गए? इस विषय में अपने विचार प्रकट कीजिए। उत्तर। भारत एक बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक देश। स्वतंत्रता के बाद देश के प्रशासन के लिए भाषा संबंधी व्यवस्था निर्धारित करना एक महत्वपूर्ण विषय था। भारतीय संविधान ने हिंदी के संबंध में महत्वपूर्ण प्रावधान किए हैं। संविधान के अनुच्छेद 66 में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी निर्धारित की गई। साथ ही संविधान में यह भी व्यवस्था की गई कि संघ के सरकारी कार्यों में अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप प्रयोग किया जाए। संविधान के अनुच्छेद 54 में राजभाषा के संबंध में आयोग और संसदीय समिति की व्यवस्था की गई। अनुच्छेद 93 में हिंदी भाषा के विकास के लिए विशेष निर्देश दिए गए हैं। इसका उद्देश्य हिंदी को भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना तथा उसे समृद्ध करना है। संविधान की 8वीं अनुसूची में भारतीय भाषाओं को स्थान दिया गया है। इससे भारत की भाषाई विविधता को सम्मान मिलता है।
हिंदी के विकास के लिए सरकारी स्तर पर राजभाषा विभाग, हिंदी प्रशिक्षण, हिंदी दिवस तथा विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएं संचालित की जाती हैं। मेरे विचार से हिंदी को बढ़ावा देना आवश्यक है, लेकिन भारत की अन्य भाषाओं का सम्मान करना भी उतना ही आवश्यक है। हिंदी का विकास किसी अन्य भारतीय भाषा के विरोध में नहीं, बल्कि सभी भारतीय भाषाओं के साथ समन्वय के रूप में होना चाहिए। आज तकनीक, इंटरनेट और डिजिटल संचार ने हिंदी के विकास के लिए नए अवसर प्रदान किए हैं। हिंदी को सरल, वैज्ञानिक और आधुनिक बनाकर प्रशासन, शिक्षा, व्यापार और तकनीकी क्षेत्रों में इसका प्रयोग बढ़ाया जा सकता है। अतः संविधान ने हिंदी को महत्वपूर्ण स्थान देकर उसके विकास का मार्ग प्रशस्त किया है। हिंदी के विकास के साथ भारत की भाषाई विविधता और सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान को बनाए रखना आवश्यक है। प्रश्न 13, बैंकिंग प्रणाली में हिंदी को कैसे स्थापित किया जा सकता है? एक आलेख तैयार कीजिए। उत्तर, बैंकिंग प्रणाली में हिंदी की भूमिका। भारत में बैंकिंग व्यवस्था का विस्तार शहरों के साथ साथ गांवों और छोटे कस्बों तक हो चुका है। बैंकिंग सेवाओं का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाने के लिए ऐसी भाषा आवश्यक है जिसे सामान्य व्यक्ति आसानी से समझ सके। इस दृष्टि से हिंदी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। बैंकों में खाता खोलने के फॉर्म, जमा और निकासी संबंधी जानकारी, अन्य योजनाएं, बीमा, डिजिटल बैंकिंग, एटीएम तथा अन्य सेवाओं की जानकारी हिंदी में उपलब्ध कराने से ग्राहकों को सुविधा मिल सकती है। बैंक कर्मचारियों और ग्राहकों के बीच संवाद में भी हिंदी का प्रयोग बढ़ाया जाना चाहिए। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राहक अपनी स्थानीय भाषा या हिंदी में बैंकिंग संबंधी जानकारी अधिक आसानी से समझ सकता है। आज डिजिटल बैंकिंग तेजी से बढ़ रही है। मोबाइल बैंकिंग ऐप, इंटरनेट बैंकिंग, एसएमएस, एटीएम और ऑनलाइन भुगतान सेवाओं में हिंदी का विकल्प उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इससे ऐसे लोगों को भी डिजिटल बैंकिंग से जोड़ने में मदद मिलेगी जो अंग्रेजी भाषा में सहज नहीं है। बैंकिंग क्षेत्र में हिंदी को स्थापित करने के लिए तकनीकी शब्दावली को सरल बनाया जाना आवश्यक है। अत्यधिक कठिन और जटिल शब्दों के स्थान पर ऐसे शब्दों का प्रयोग होना चाहिए जिन्हें सामान्य ग्राहक आसानी से समझ सके। बैंक कर्मचारियों को हिंदी में कार्य करने के लिए प्रशिक्षण दिया जा सकता है। बैंकिंग संबंधी पुस्तिकाएं, सूचना पत्र, विज्ञापन और ग्राहक सहायता सामग्री हिंदी में तैयार की जानी चाहिए। हिंदी के प्रयोग से बैंक और ग्राहक के बीच संवाद की दूरी कम होगी तथा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा। अधिक लोग बैंकिंग सेवाओं, सरकारी योजनाओं और डिजिटल भुगतान के बारे में सही जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। अतः बैंकिंग प्रणाली में हिंदी की स्थापना केवल भाषा का प्रश्न नहीं है, बल्कि ये ग्राहक सुविधा, वित्तीय जागरूकता और वित्तीय समावेशन से जुड़ा विषय है। सरल हिंदी के व्यापक प्रयोग से बैंकिंग सेवाओं को अधिक जनसुलभ और प्रभावी बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, यह था VMOU कोटा BA थर्ड ईयर हिंदी लिटरेचर के पेपर कोड HD06 हिंदी भाषा एवं प्रयोजन मूलक हिंदी का क्लास 01 मॉडल पेपर। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बालाजी क्लासेस बीरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही VMO कोटा की परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और मॉडल पेपर के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आप सभी विद्यार्थियों को 4 अगस्त 2026 की परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।